यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट काफी उतार चढ़ाव वाली सीट रही है इस पूरे प्रचार प्रसार के दौरान। और अब जब वोटिंग का दिन आ गया है और प्रचार प्रसार थम चुका है, तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है या किसके सर पे ताज सजने वाला है, ऐसा अनुमान लगाएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ तीन मूर्ति हैं और तीन मूर्ति ये जो हैं ये वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है मीरापुर में और पल पल की जानकारी इनके पास रही है। सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी जी से। सर, मीरापुर आपने बहुत नज़दीक से देखा, पूरी चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी, आकलन करे होंगे, क्या चल रहा है मीरापुर में फिलहाल? मीरापुर में चल तो चुनाव ही रहा है, लेकिन चुनाव दिलचस्प चल रहा है। और दिलचस्प चुनाव इसलिए यूँ कहेंगे इसको कि कई पार्टी कोई रही, कई कैंडिडेट कोई रहा, पर वोटर वही है, बाकी सब चेंज है। 2 साल पहले जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए और अब जो पराये थे वो अपने हो गए। मेरा सेंस ये है चुनाव के मद्देनज़र थोड़ी सी भूमिका क्योंकि इसलिए बनाना चाहूँगा कि देखिए चुनाव 2022 में रालोद ने जीती, समाजवादी पार्टी की दोस्ती के साथ जीती। आज वो दुश्मनी के तहत खड़ी है समाजवादी पार्टी सामने। आज अगर मैं यूँ कहूँगा आमने सामने जो चुनाव है वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का ही है। जो कल दोस्त थे वो आज आमने सामने दुश्मन हो गए हैं। आज भाजपा कल दुश्मन थी, वो आज आरएलडी के साथ में दोस्ती के साथ खड़ी है। जो कांग्रेस कल सामने थी वो आज समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती के साथ खड़ी है। इलेक्शन में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन चुनाव 100% मेरी अपनी सोच से, ग्राउंड रिपोर्ट देख के, लोगों से बात करने के बाद और सामाजिक जो ताना बाना वहाँ का है उसके हिसाब से चुनाव जो है वो इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन यानी कि सपा बनाम आरएलडी का है। लेकिन ये तो एक सामने की तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन इस चुनाव को जो आईना जो दिखाने की स्थिति में है वो जो दिगर कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं उनको कहीं उलझा रहे हैं, सुलझाने से ज़्यादा उनको उलझा रहे हैं, जिसे चक्रव्यूह कह देते हैं राजनीति की, सियासत की राजनीति भाषा में। खासकर एक तो वहाँ स्थानीय और बाहरी वाला मुद्दा भी चल जाता है, क्योंकि अगर आंकड़ों पे गौर करें तो कहा जाता है कि 57 साल से जहाँ मीरापुर जिस सीट में कई सीटों में रह लिया वो, अब तो इससे पहले मोरना में था, पहले भोकररेड्डी में था, फिर दूसरी और कई सीटों में रहा हो, और आज जो है वो मीरापुर में उसमें है, अपने उसमें सीट है उसकी। तो मकसद ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि स्थानीय बाहरी का मुद्दा जो है कि जब से सीट ये बनी है मीरापुर, जब से वोट देता आ रहा 57 सालों से, इसका कोई अपना स्थानीय विधायक ही नहीं बना। जब मोरना में थे तो बाहर का बन जाता था, मीरापुर का आज नाम है इसका तो दूसरी जगह का, जिले का दूसरी जगह बन जाता है, जिले से बाहर का बन जाता है। एक तो स्थानीय उसका मुद्दा हो गया। फिर आरएलडी ये कह रही है कि ये सीट तो है ही हमारी। हाँ, दूसरी बात, जब से मोरना बनी तो 3 चुनाव शायद मेरी जानकारी में हुए हैं, 2012 का, 17 का और 22 का। और मजे की बात है इस सीट ने जो है सबको सब्ज बाग दिखा दिया, सबको खुशी दे दी, गुलदस्ते दे दी जीत के। बसपा को भी दे दिया, आरएलडी को भी दे दिया, एक बार भाजपा को दे दिया, मतलब 22 में आरएलडी को, 12 में बसपा को और 17 में भाजपा को दे दिया। लेकिन अब जो ये चुनाव है, अब हम खड़े हुए इस चुनाव पे, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जो चुनाव जहाँ यूपी के अंदर है, पूरे देश के अंदर जातिगत आधार पे या कहीं सांप्रदायिक के आधार पर कई जगह चुनाव होते हैं, लेकिन जातिगत आधार पर ज़्यादा हो जा रहे हैं चुनाव, वो यहाँ बड़ा अजीब स्थिति हो रही है। तो पहले वाला जो मुद्दा स्थानीय का था, वहाँ 2 कैंडिडेट जो हैं वो भाजपा को सुकून देने वाले महसूस हो सकते हैं। जैसे आपका बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, जैसे आज़ाद समाज पार्टी के आपके कैंडिडेट हैं, वो स्थानीय कैंडिडेट हैं। जो 57 साल की एक टीस है, तो वो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि आप उसी बात को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो शायद अगर उन्हें कुछ उम्मीद ज़्यादा लग रही है कि हमें कुछ साथ मिल जाएगा। और क्योंकि उससे बड़ी बात वो मुस्लिम है, और क्योंकि मुस्लिमों की वो सीट है जो मुझे जहाँ तक मेरे याद है, आंकड़े तो ऊपर नीचे होते रहते हैं आज तो, क्योंकि वोटिंग जो है 8 दिन पहले 4 दिन पहले तक बनती रहती है, तो 3,25,000 से 28,000 के आसपास वहाँ वोट है, और जिनमें से 1,30,35,32,000 के आसपास या 35 के ऊपर नीचे जो है मुस्लिम है। और दूसरे नंबर फिर वहाँ दलित हैं, वो 50-55 के आसपास कहे जाते हैं। और फिर 20,000, 20,000, 22,000 जाट हैं, गुजर हैं, सैनी हैं, 50,000, 60,000 दूसरे तमाम अन्य जाति छोटे जो जिनका तादाद के मुताबिक जो छोटे हैं, कम है, वो लोग हैं। तो उस हिसाब से मुस्लिमों का पलड़ा वहाँ भारी माना जाता है। तो इसलिए जो आरएलडी समाजवादी पार्टी ने जिसे कैंडिडेट बनाया है वो सुंबुल राणा है, और वो उनसे है जो वहाँ की सियासी फैमिली है। उस फैमिली में विधायक भी रहे हैं, उस फैमिली में सांसद भी रहे हैं, और अब जो है बड़ी रणनीति के तहत
सुम्बुल को उतारा गया। जब वहाँ सारे दिग्गज थे तो सुम्बुल क्यों, ये बड़ा एक सवाल है। तो वो सुम्बुल को बड़ी रणनीति के इसलिए उतारा गया, 2013 की हिंसा का दाग उस फैमिली पे लगा है। हालांकि लगा तो मुजफ्फरनगर के तमाम दलों के कई कई नेताओं पे है, लेकिन कादिर राणा पे वहाँ एक सिंबल मतलब दाग लगा है हिंसा का, उन पर मुकदमे कायम हुए हैं। सच झूठ तो अदालत बताएगी, वो मुकदमे लगे हैं। तो जब टिकट उनको देने की बात आई थी, बड़ी राजनीतिक फैमिली के देने की बात आई थी उपचुनाव में, तो उसके बाद ये हुआ कि ये माना गया, खासकर अखिलेश जी ने ये माना, ये गुगली उनकी रही सियासी, कि कहीं वो ऐसा ना हो कि वो हिंसा का रंग जो है वो दोबारा ताज़ा हो जाए जख्म, और वो कहीं नासूर ना बन जाए, और वो बिल्कुल ही जो हमने, क्योंकि वो सीट मानते हैं हमारी, वो आरएलडी अपनी सहयोगी मानते हैं। 2022 सीट हमने जीती, बड़े भाई हम थे, कैंडिडेट भी उन्हीं के थे, वोट ज़्यादा हमारे थे, कैंडिडेट भी हमारे थे, तो कहीं सीट हमारी है, वो तो आरएलडी की मानते नहीं है। तो फिर सुम्बुल उनके बेटे को बात आई, उनको दरकिनार किया गया, कादिर राणा को, उस सियासी रणनीति के तहत उनके बेटे की बात आई, तो उनका बेटा सियासी नहीं है। तो फिर ये लगा कि फिर क्यों ना महिला कार्ड भी पूरा कर लें, पीडीए वाला फार्मूला भी पूरा कर लें, महिला कोटा भी पूरा कर लें, और हम सुम्बुल को, उनकी वाइफ बिल्कुल अननोन जो वो है, गृहिणी है ईमानदारी से, उनको जो उन्होंने टिकट दे दिया। इसमें एक चीज और देखने वाली है, पीडीए का नारा जरूर देते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को वोट माफ कीजिएगा, टिकट जब देने की बारी आती है, तो अब जब चुनाव हुए तो टिकट नहीं दिए थे, और इस बार आप देख रहे हैं उपचुनाव में 9 सीटों में आधे तो मुस्लिम को दे दिए समाजवादी पार्टी ने। दरअसल वो हम क्योंकि मीरापुर पे चर्चा कर रहे हैं, अगर इस पे थोड़ा सा लंबी करेंगे हम चीज़ें टिकटॉक और तो थोड़ा सा देशांतर हो जाएगा। हालांकि फिर भी समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अभी तक की स्थिति में उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा आज भी समाजवादी पार्टी के साथ था, अभी तक भी माना जाता है। लेकिन सिर्फ लोकसभा का चुनाव जो अभी हाल में हुआ है, उसमें ज़रूर टर्न ऑफ हमने देखा है समाजवादी पार्टी की तरफ कहीं कम लगा है। लेकिन क्योंकि गठबंधन में समाजवादी पार्टी थी, तो वो कांग्रेस के साथ और उस गठबंधन को वोट मिला है। लेकिन जो आम धारणा थी और आम वोटर की बातचीत थी, जो उसके शब्द थे, जो उनके दिल की बात थी, वो कहीं कि कांग्रेस के हक़ में खड़ा था। तो वो क्योंकि कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ है, तो जो अब तक जो है लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को कम सीट देने की या कम टिकट देने की एक रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई थी कि भाई देंगे नहीं तो चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पर कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर सीधे कहा जाता है, वो ना हो जाए, इसलिए मजबूरी में उन्होंने वो एक लुभावना मामला चला, और अब उपचुनाव में 9 सीटों में से इन कई सीटें जो है वो मुस्लिमों को इसलिए ये मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की है। तो इसलिए जो चुनाव जो मीरापुर का है, वो दिलचस्प चुनाव जो है सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा, भाजपा के लिए खुशफहमी ये हो सकती है कि वहाँ 6 मुस्लिम हैं, और वहाँ खासकर उनमें से भी खुशफहमी ये हो सकती है कि आज़ाद समाज पार्टी और AIM जो है वो अच्छे वोट ले जाएंगे, तो ये उनकी मितेश पाल के लिए एक अच्छा बात हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जो उसके मुस्लिमों में बंटवारा होता, वो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, और लोकसभा चुनाव में उसके साथ के प्रचार प्रसार में कहीं कांग्रेस नहीं आई है। आगे बात करेंगे डॉक्टर बस वो इंटरनल प्रचार बिल्कुल में है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा, बिल्कुल इसमें ही चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी, डॉक्टर रविंद्र राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन प्रचार प्रसार में इस टाइम नहीं नजर आई है पूरे में, तो क्या नुकसान होगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में 9 की 9 सीटें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी हैं लड़ने के लिए। उनके बीच में एक बहुत ही फाइन ट्यूनिंग है इस वक्त, और एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो इस वक्त बिजी हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस को नेशनल पॉलिटिक्स करनी है, समाजवादी पार्टी को यूपी स्टेट की पॉलिटिक्स करनी है। उनका टारगेट 2027 है, और उनका टारगेट 27 नहीं है, उनका अगला लोकसभा चुनाव टारगेट है। मेरा वोटर्स को लेकर था ये तात्पर्य, जो कांग्रेस का वोटर है, क्या वो इतना इफेक्ट डाल सकता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा, क्योंकि उनका तो कोई स्टार प्रचारक आया नहीं है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग ग्राउंड पे थे, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, इसका कहीं कोई असर हमें दिखाई नहीं दिया। किसी ने ये बात भी नहीं की कि साहब कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आ रहे हैं। कैंडिडेट चूंकि अखिलेश यादव के हैं, तो अखिलेश यादव का आना सबके लिए महत्वपूर्ण था, और पहले दिन वो आ नहीं सके, हेलीकॉप्टर में तकनीकी बाधाएं रही उनकी, या जो भी रहा इशू, तो जनसभा में तो वो नहीं आ सके 16 तारीख की। लेकिन कल वो आखिरी दिन प्रचार के 18 तारीख की शाम को लगभग 4 बजे के आसपास वो पहुंचते हैं जोली गांव में, और उनका हेलीकॉप्टर कल भी जो है हिंडन पे लैंड नहीं कर पाता, ककरौली में जहां हेलीपैड बना था मीरापुर में वहां लैंड नहीं कर पाता, सरसावा जो सहारनपुर का हेलीपैड था वहां भी लैंड नहीं कर पाता। वो देहरादून में जोली ग्रांट में उतरते हैं और वहां से जोली गांव पहुंचते हैं
मुजफ्फरनगर के। सही में टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है कल जो तो इनका? कोहरा बहुत था। हाँ। हम लोगों ने सुबह इस पे एक न्यूज़ भी की थी। सुबह के टाइम में विजिबिलिटी कम थी। हम लोग लगभग, चूंकि सारे नेताओं के प्रोग्राम जो है 10 और 11 बजे के आसपास थे वहां पहुंचने के। कल 4 बड़े नेताओं के रोड शो वहां पे थे, बिल्कुल। तो सबकी टाइमिंग यही थी, लेकिन सब डिले हुए। और चूंकि अखिलेश जी को हेलीकॉप्टर से आना था और कोहरा बहुत था, विजिबिलिटी नहीं थी कल ठीक, तो वो निश्चित तौर पे कल का इशू तो मैं कह सकता हूँ कंफर्म तौर पे कि वो विजिबिलिटी का इशू था। और 16 तारीख का जो इशू था जनसभा का, उस पे अखिलेश जी भी नहीं बोले उतने हमलावर होके। भाजपा वाले ये कह रहे थे कि जनसभा में लोग ही नहीं आए इसलिए उनका हेलीकॉप्टर नहीं आया। हाँ, उन्होंने ये कहा, और जो आरएलडी के मंत्री हैं प्रदेश सरकार में अनिल कुमार, उन्होंने ये भी कहा कि वो बाई रोड आ सकते थे, भीड़ कम थी इसलिए नहीं आए। तो भीड़ वाला इशू तो हमें नहीं लगा, हम उस जनसभा में मौजूद थे। जिस तरह की जनसभाएं सारे नेताओं की हुई हैं यहाँ पे, उतनी भीड़ उस जनसभा में भी थी, तो वो इशू हमें नहीं लगा। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ और वजह रही हो। हालांकि वो शह मात का खेल पॉलिटिक्स में चलता है। अखिलेश जी ने ना कोई ट्वीट किया इसको लेके, और ना उन्होंने कल जब आए वो, तो उन्होंने इस पे सरकार को घेरा भी नहीं। सरकार को लेकिन और चीजों पे जरूर घेरा। हाँ, विजिबिलिटी की बात जरूर यहाँ हो रही है, लेकिन उन्होंने, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को कहा ये प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है। ये कहा उन्होंने। और चंद्रशेखर आजाद ने तो ये भी कहा कि कुदरत नहीं चाहती कि वो यहाँ है। तो अखिलेश के लिए। हाँ, तो मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ अनमोल जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए है, और मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि मैं लगातार इस इलाके को काफी समय से देख रहा हूँ। 2013 का जब दंगा होता है तो कम्युनल पोलराइजेशन होता है 14 में, 14 के बाद फिर 19 में, और 17 के विधानसभा चुनाव में होता है, और 22 तक भी एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो चेंज हो जाती है फिजा बहुत कुछ 22 तक आते आते। इस चुनाव में मुझे लगता है ये पोलराइजेशन का इलेक्शन नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये इलेक्शन दो ही कैंडिडेट्स के बीच में है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है उसने बहुत दमदार एंट्री ली है, और नगीना की तरह। और कल जो ओवैसी साहब की जनसभा थी वहां पे, वो निश्चित तौर पे मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। अगर भीड़ के लिहाज से आकलन करूं मैं, तो सबसे ज्यादा भीड़ चारों नेताओं की जनसभाओं में, सबसे ज्यादा भीड़ कल असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में थी। और जो हेलीपैड, अखिलेश यादव का जो हेलीपैड था जहां पे उनकी जनसभा हुई थी, वहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पे थी। तो मतलब ये तो चिंता का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए। और मैं आपको पूरा सीन नरेट करता हूं पहले। मेरे पास उसके फुटेज भी हैं, मैंने अपने कैमरे में उनको कैद किया है। जिस तरह से किसान आंदोलन में लोग उत्साह के साथ आ रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी की सभा में लोग थोड़ा सा साइलेंट थे, एग्रेसिव नहीं थे। और पुलिस फोर्स का शिकंजा भी वहां पे कुछ ज्यादा था। पुलिस तो वहां पे जब कार्यक्रम चल रहा था तो उस वक्त पत्रकारों को भी पे भी सख्ती कर रही थी, और भीड़ पे भी जो लोग वहां पे पेंट वेंट करके आए थे उनको भी बिठाने की कोशिश कर रही थी। कल पुलिस जो है एकदम साइलेंट मोड पे थी, और उतनी पुलिस वहां थी भी नहीं। हालांकि अखिलेश जी की सुरक्षा बड़ी है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है इस नाते ज्यादा फोर्स रही हो, लेकिन कल फोर्स ओवैसी साहब की सभा में उतनी नहीं थी। और किसान आंदोलन की तरह ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर के जवान लड़के नौजवानों की जबरदस्त भीड़, और झंडे लहराते हुए, एक एक बाइक पे 4-4 लोग, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, ट्रैक्टरों पे, कारों में, काफिले के साथ जोशीले नारे लगाते हुए, और राज तुम्हारा दरी हमारी अब नहीं चलेगा, ये नारा था उनका। और दीवानगी थी ओवैसी साहब के प्रति उनके दिल में एक जबरदस्त। इसमें एक जरूरी बात जरूर पूछना चाहूंगा मैं, कि इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे या अन्य भी लोग थे? इसमें मोस्टली मुस्लिम्स थे। हाँ, और अगर आप गौर करें उस विजुअल पे, तो मोर देन 50% लोग टोपी लगाए हुए थे, जालीदार टोपी। और आप ओवैसी साहब के लिबास पे भी गौर करें कल के, और जो लोग वहां मंच पे थे मौजूद, तो उनके लिबास पे भी आप गौर करेंगे तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। तो अधिसंख्य ऐसे ही लोग थे। एक बात निश्चित तौर पे मैंने देखी कि इस बार जातियों में चुनाव बटा हुआ है, हिंदुओं के बीच भी और मुस्लिम्स के बीच भी। ये माना जा रहा था कि अब जातियां काम नहीं करेंगी और कम्युनल पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं पहले हिंदुओं की बात करता हूं। मैंने वहां देखा कि जाटों के बीच में चंद्रशेखर आजाद भी सभाएं करते हैं, गुजरों के बीच में सभाएं करते हैं। कादिर राणा के जो प्रोग्राम्स लगते हैं, भोकर हेड़ी में जो जनसभा होती है कादिर राणा की, जिसमें इकरा हसन पहुंचती हैं सुंबुल के साथ में, वो एक जाट नेता के घर पे होती है जो गन्ना समिति के चेयरमैन रहे हैं।
मोरना के प्रधान हैं, उनके पति हैं सर्वेंद्र राठी, वो दमदारी से चुनाव लड़ाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अलग अलग जाट सेगमेंट में भी कादिर राणा को चुनाव लड़ाते हुए लोग दिखाई देते हैं। इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद के साथ भी दिखाई देते हैं। कल हमने देखा कि गुर्जरों की पंचायत, गुर्जरों के गांव में पंचायत चंद्रशेखर की हुई, अच्छी खासी भीड़ थी। वो कादिर राणा भी कराते हैं, अतुल प्रधान उनके लिए लगे हुए हैं, मुखिया गुजर वहां पे लगे हुए हैं। दोनों तरफ कास्ट वाइज लीडर्स को लगाया गया बाकायदा। और समाजवादी पार्टी ने तो जब मीटिंग की वहां पे पंचायत, तो कास्ट कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा। लगभग 35-36 नेताओं के भाषण हुए वहां पे। उसमें जाट भी थे, उसमें गुजर भी थे, उसमें अति पिछड़ा वर्ग से वो दीप्ति पाल जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका भी भाषण दिलवाया गया। सैनी समाज के नेता का भाषण भी दिलवाया गया। मतलब रोमांचक वाला रहने वाला है ये जबरदस्त ढंग से। ऐसे ही मुस्लिमों में झोजा बिरादरी एक बड़ी बिरादरी है, जिसके जैसे जो लोग हमें एक कोल्हू वाले मिले हमें चोरावाला गांव में। तो चोरावाला गांव में जब हम कर रहे थे डिस्कशन लोगों से, तो वो कोल्हू वाले भी आ गए, उनसे भी बात की। उन्होंने चौंकाने वाली बात कही, मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा कि साहब सब हार रहे हैं, मिथिलेश पाल जीत रही हैं। अब ये बात हमें आश्चर्यजनक लगी और अनबिलीवेबल लगी कि कोई मुसलमान 2013 के दंगे के बाद ये बात कैसे कह सकता है। हमने उन पर यकीन नहीं किया। जब इवेंट खत्म हुआ, हम लोगों का डिस्कशन खत्म हुआ, अपने कोल्हू में ले गए, हमें गुड़ खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई उन्होंने, और मैंने फिर धीरे से पूछा उनका नाम लेके। हमने कहा क्या वास्तव में मिथिलेश पाल जीतने वाली? उन्होंने कहा भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी की का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है। हमें फिर भी यकीन नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब ऐसा नहीं है। मैंने कल के फुटेज देखे तो कल जयंत चौधरी उनके कोल्हू पे गुड़ खा रहे थे। अच्छा। तो आप देखिए कि इलेक्शन में बहुत ही कम टाइम बचा है। हाँ। तो ऐसे टाइम पे अगर कुछ लोग दूसरी पार्टियों की मीटिंग करा रहे हैं, मीटिंग जैसे इकरा हसन कई गांवों में गई, एक गांव में इकरा हसन के साथ क्या हुआ, बहुत लोकप्रियता इकरा हसन की है, जबरदस्त भीड़, जबरदस्त उत्साह। और हम देखते हैं उनका कोई वीडियो रिलीज होता है तो लाखों में व्यूअरशिप जाती है। इकरा युवा काफी जुड़े हुए, बोलती अच्छा है वो और सौम्य चेहरा है। जब वो उनको 10 गांवों में पहले दिन रोड शो निकालना था, एक गांव में ऐसा होता है कि 2-3 पक्षों, ये हर गांव में दिखा, हर आज जैसे उनको पब्लिक प्लेस पे परमिशन नहीं मिल रही थी ज्यादा काम मीटिंग करने की, वो घरों में और घेरों में कर रहे थे। तो किसान जातियां जो हैं, उनके किसानों के घेर तो थोड़ा बड़े हैं, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो गुजरों के, जाटों के, त्यागी किसानों में ये चलन है कि उनके घेर जो है वो थोड़ा 1 बीघा, 2 बीघा, 1.5 बीघा, आधा बीघा जमीन घेर के उसमें 2-3 कमरे बना के घेर बना लेते हैं। तो वो खुले में रहना पसंद करते हैं, खेत के सामान पड़े रहते हैं। कंपैरेटिवली मुस्लिम किसानों के घर थोड़ा उस हिसाब से छोटे हैं कुछ किसानों के बड़े, लेकिन छोटे हैं, तो उसमें वो स्पेस छोटा पड़ जाता था। और बहुत मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी कि इकरा कायदे से भाषण भी नहीं दे पाती थी। तो एक गांव में ऐसा हुआ कि 2 पक्षों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी रास्ते में। उन्होंने कहा कि साहब मीटिंग ए के यहाँ होनी थी और बी अपने यहाँ ले जा रहे हैं, तो हम नहीं जाने देंगे। वो विजुअल पब्लिक डोमेन में है। और नतीजा ये हुआ कि वो दोनों पक्ष इतने अड़ गए कि फाइनली इकरा हसन उस गांव में, उस दिन 10 गांवों का कार्यक्रम था, लेकिन उस एक गांव को ड्रॉप करके उनको आगे जाना पड़ा। सोशल मीडिया में फैल गई बात कि उनका विरोध हुआ। हाँ, उनका विरोध नहीं था, इकरा का विरोध नहीं था, कैंडिडेट का विरोध नहीं था। 2 पार्टियां आपस में भिड़ी हुई थी। हालांकि वो ये कह रहे थे कि इससे वोट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम चाहने वाले थे कि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ। अब ये जो कंट्राडिक्शंस हैं लोकल लेवल पे, जिला पंचायत का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, जल्दी है, आने वाले हैं 26 में, और नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव हैं, तो लोकल लेवल पे एक जबरदस्त कंट्राडिक्शन है और रंजिशें भी होती हैं गांवों में, वो भी काम कर रही हैं। तो वो डाइल्यूट नहीं हुई, क्योंकि लोगों को लगता है 2-2.5 साल का इलेक्शन है, इस पे अपना इक्वेशन मत बिगाड़ो इस पे। तो वो दोनों जगह वो डिवीजन दोनों तरफ दिखता है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में ओवैसी बड़ा फैक्टर हैं, इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद बड़ा फैक्टर हैं, और ये सीधा मुकाबला नहीं है मेरे हिसाब से कादिर राणा के बेटे की बहू सुंबुल में और मिथिलेश पाल में, जो अरेल्डी की कैंडिडेट हैं। शादाब जी ने हमें बताया कि क्या समीकरण बन रहे हैं, रविंद्र जी ने हमें बताया कि क्या हालात वहां पर हैं, और किस हिसाब से जब ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा था चारों पार्टियों का, तो उसमें किस तरीके से लोकप्रियता पार्टी के लीडर में देखने के लिए मिली लोगों के बीच में, और किस तरीके से ये चुनाव बढ़ रहा है। अब बात करेंगे राजेश शर्मा जी से, और इनसे बात करेंगे उन मुद्दों पर, उन भाषणों पर
जो कल दिए गए हैं जब शक्ति प्रदर्शन के दौरान था। कटेंगे बटेंगे इसका भी जिक्र छिड़ा। जयंत चौधरी बोल गए कि गन्ने के रेट बढ़ा दिए जाएंगे और लगातार जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा पे हमलावर रहा। कितना फर्क डालने वाले हैं ये सारे भाषण सभी लीडरों के? देखो, पहले मैं एक बार मीरापुर के बारे में बता दूं। इस बार पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं, इस बार पहली बार मतलब वो आश्चर्यचकित भी है हम इस बात को लेके कि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और एकदम दो समुदाय आमने सामने होते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, एकदम जब दंगा हुआ 2013 में, उस समय ये मीरापुर जो सीट थी, उस समय तो ये चूंकि उस समय यहाँ बसपा के वो थे, सॉरी बसपा के विधायक होते हैं। और फिर इस सीट पे दंगे के बाद में 2017 में अवतार सिंह बढ़ाना जीत जाते हैं, वो भाजपा के। हालांकि जीत का अंतर उनका 193 के आसपास वोटों का होता है। फिर 2022 का जब चुनाव होता है तो वहाँ चंदन चौहान जीत जाते हैं, जो इस समय बिजनौर के सांसद हैं, और इसीलिए वो सीट खाली भी है। इस बार मैं इसलिए मतलब आश्चर्यचकित हूँ। एक तो पहली बात यह है कि इस बार हिंदू मुस्लिम के पैटर्न पर वहाँ चुनाव नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि जैसे जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ जो पॉलिटिकल लोग निकालते हैं ना कि भाई ये अगर जाट लड़ेंगे तो इसका समीकरण गुजर सा होगा, गुजर साथ रहेंगे। अब भाजपा के होंगे तो भाजपा को माना जाता है कि भाजपा के साथ में ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, अति पिछड़ी जाति में जैसे पाल हैं, सैनी हैं, वाल्मीकि हैं, ये सब साथ रहते हैं, खटीक साथ रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा इसलिए लगा नहीं। मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहाँ भी इस बार बिल्कुल इस तरह का है जिस तरह हिंदू कम्युनिटी में होता है ना कि भाई कास्ट वार है, ये अति पिछड़ी जाति एक तरफ रहेंगी, स्वर्ण कास्ट एक तरफ रहेंगी, एससी एक तरफ रहेंगी। मतलब किसी भी पार्टी का कोई वोट फिक्स नहीं है कि ये इतना वोट आना ही आना है, ये बटेगा, ये जनता का चुनाव है। मतलब मीरापुर में झोजा जाति है मुस्लिमों में, वो बड़ी जाति है, उनके लगभग 65,000 के आसपास वोट वहाँ है मीरापुर विधानसभा सीट में। तो जो झोजा जाति के वो हैं कैंडिडेट जाहिद हसन, वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। जब हम बसपा की बात करते हैं तो शाहनजर हैं, शाहनजर दूसरी कम्युनिटी के हैं। जब बात करते हैं AIMI की, इनके प्रत्याशी अरशद राणा, वो ठाकुर कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और जब सपा की बात करते हैं तो सपा में सुम्बुल राणा है, वो कादिर राणा की पुत्र वधू है, लेकिन वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम है, जिन्हें वहाँ अरली माना जाता है। तो वहाँ जब हम कई गाँव में गए, बहुत सारे गांव में जब बातचीत करी, तो वहां भी चुनाव जातियों बटा हुआ है। इसलिए इस बार चुनाव दो कम्युनिटी के बीच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी को लेकर। जहां तक भाजपा की बात है, देखो भाजपा आरएलडी के पास तो एक अपना वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि 2022 में जब वह चुनाव जीते चंदन सिंह चौहान, तो उस समय चूंकि सपा का वहाँ बड़ा नेटवर्क है, ये माना जाता है कि सपा का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक है, वो बड़ा है, सबसे ज्यादा है, तो वो वोट बैंक उनके पास था, तो इसलिए चंदन चौहान जीते। अब क्या है कि इस बार हमें लग नहीं रहा कि इस बार जिस तरह हिंदू कम्युनिटी में कास्ट पे चुनाव हो रहा है, इसी तरह मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहाँ भी कास्ट पे सब लोग बटे हुए हैं। और जहाँ तक ओवैसी का मामला है, और मैं भाषणों की बात करूं, तो चूंकि जब जयंत चौधरी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक मंच पर होते हैं, तो ये कमाल की बात है कि वो बराबर में कुदरंगी सीट है। जब कुदरंगी में जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो वो फिर कहते हैं लोगों के बाद, उनको बटोगे तो कटोगे, ये नारा वहां देते हैं। लेकिन जब वो मीरापुर विधानसभा में रैली में आते हैं तो योगी जी ये नारा नहीं देते। वो जो मतलब जो कल्चर या जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी आरएलडी की है, वो उसी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। किसानों की बात करते हैं, हालांकि वो इस बीच में दंगे का जिक्र भी करते हैं, वो पाकिस्तान की बात भी करते हैं, और वो तमाम मुद्दों पकड़ते हैं जो सांप्रदायिकता के मुद्दे हैं। लेकिन ये सब नहीं कहते कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। और जयंत चौधरी लगातार वो किसानों की बात करते हैं, जो उनका अपना जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो बात करते हैं कि भाई जो नौजवान है उन्हें रोजगार की तरफ कैसे ले आया जाए। वो कहते हैं कि भाई सब लोग जो है, सब लोग छोटे छोटे उद्योग लगाने पड़ेंगे, कुटीर उद्योग लगाने पड़ेंगे। वो कौशल विकास की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सब जो बच्चे हैं IIT कॉलेज हम खोलेंगे, सब लोग IIT में पढ़ेंगे तो कम से कम हाथ के दस्तकार होंगे। वो लगातार डेवलपमेंट की बात करते हैं। हालांकि कल जब अखिलेश यादव यहाँ आए, तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे भाजपा पे हमला बोला। उन्होंने ओवैसी पे कभी नहीं बोले, वो चंद्रशेखर पे नहीं बोले, वो जयंत चौधरी पे भी सीधे तौर पे नहीं बोले। वो जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ जरूर बोले। उन्होंने नारा भी दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं जिस धरती पे हूँ, ये चौधरी चरण सिंह की धरती है, और यहाँ भाईचारे की बात होती थी, तो भाईचारे की बात होनी चाहिए। हालांकि और बहुत सारे उन्होंने मुद्दे छुए। जब ओवैसी साहब बोले, बैरिस्टर साहब, तो वो एकदम फायर थे। उन्होंने मोदी जी को भी निशाने पे लिया, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पे लिया, उन्होंने बटोगे कटोगे के नारे पे योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पे लिया।
इस बीच में उन्होंने झांसी का भी जिक्र किया जहां पर बच्चे कहा उन्होंने कि झांसी में जो 10 बच्चे मरे हैं सरकार को याकूब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जब मेरे को जानकारी है कि याकूब ने जो बच्चों की मदद करी वहां पे आग जब लगी थी, बचाया, उसका जिक्र नहीं कर रहे मुख्यमंत्री। हाँ उन्हें घेरा मुख्यमंत्री को, क्या बताइए उनके प्रदेश में झांसी में इतनी बड़ी घटना होती है, जो महिला 9 महीने तक पेट में बच्चों को रखती है, आपने किसी महिला घर जाके, किसी पुरुष के घर जाके, जो पीड़ित परिवार है, आपने ये नहीं पूछा कि ये जो है दुख की घड़ी है, आपने उन्हें सांत्वना दी, संवेदना प्रकट नहीं की। इस पे ही बोले वो दोनों ने 2013 का जिक्र किया, अखिलेश पर निशाना साधा, जयंत पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि 2013 में मैं यहाँ आया था और जिस समय लोग घरों से बाहर निकले हुए थे और बाहर अपना घर के बाहर थे, लोग डरे हुए थे, तो मैंने आके लोगों को जो है सांत्वना दी, उनका संरक्षण भी किया। तो तमाम पॉलिटिकल लोगों पे उन्होंने, जो चाहे जयंत हो, अखिलेश हो, भाजपा हो, अमित शाह हो, मोदी हो, सब पे निशाने में रखा। अभी बोले। ये नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है इस चुनाव में, देखो जनता का रुख क्या रहने वाला है? मीरापुर, चूंकि हम लगातार मीरापुर पे जा रहे हैं और वहाँ लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। अगर हम आज से 10 दिन पहले की बात करें तो चुनाव सीधे तौर पे आज से 10 दिन पहले आजाद समाज पार्टी और आरएलडी के बीच था, आमने सामने चुनाव था आज से 10 दिन पहले। अच्छा, आजाद समाजवादी पार्टी स्टैंड कर रही थी 10 दिन पहले दोनों का सीधा मुकाबला था। 10 दिन के बाद में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। इकरा हसन, चूंकि अभी वो चेहरा ऐसा है कि वो बहुत लोकप्रिय चेहरा है, तो जैसे ही इकरा हसन आती है तो एकदम माहौल क्रिएट होता है, वो माहौल बनता है। फिर ऐसा लगता है कि चुनाव अब आरएलडी और सपा के बीच होगा। और जैसे जैसे ओवैसी आपकी एंट्री मीरापुर में होती है तो फिर एक चक्रव्यूह तैयार होता है। अब वो एक चक्रव्यूह ऐसा रचा के चले गए कि उसमें अब आरएलडी हो, सपा हो, आजाद समाज पार्टी हो या खुद ओबीसी हो, ये सब चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब ये तो 20 तारीख के बाद क्लियर होगा कि ये किसके सर पे ताज सजाती है। बिल्कुल सही बात है। ये थे हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने मीरापुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है और कह रहे हैं कि ये जो चक्रव्यूह है इसमें कौन फंसेगा अभी ये तय नहीं हो सकता, लेकिन जनता को पता है कि उनको वोट कहाँ करना है और ये वक्त बताएगा कि किसके सर पर मीरापुर विधानसभा सीट का ताज सजने वाला है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।